स्टोरी ऑफ विलेज पालमपुर आपका टॉपिक रहने वाला है क्लास 9 सोशल स्टडीज इकोनॉमिक्स का पहला चैप्टर है। इसमें हम स्टोरी ऑफ विलेज पालमपुर के बारे में पढ़ने वाले हैं और इस टॉपिक में आप जितनी भी चीज़ें पढ़ोगे वो सारी डिटेल में आपको आगे फर्दर वीडियो में बताई जाएगी। उससे पहले हम ओवरव्यू देख लेते हैं। ओवरव्यू में सबसे पहले हमें क्या पढ़ना है कि पालमपुर जो गाँव है वो एक इमेजिनरी गाँव है और यहाँ पे कितनी फैमिलीज रहती है वो आपको पढ़ना है। फिर उसके बाद लोग यहाँ पे रहने के लिए क्या क्या एक्टिविटीज़ करते हैं, चाहे वो फार्मिंग एक्टिविटी है, नॉन फार्मिंग एक्टिविटी है, फिर लैंड का डिस्ट्रीब्यूशन किस तरीके से हो रखा है और जो लोग हैं वो अपनी डेली नीड्स को फुलफिल करने के लिए कौन कौन सी एक्टिविटी में इन्वॉल्व रहते हैं। आपका जो टॉपिक है स्टोरी ऑफ विलेज पालमपुर, टॉपिक टू बी कवर्ड में सबसे पहले आते हैं ओवरव्यू पे। तो इंट्रोडक्शन टू पालमपुर, आपका जो लोकेशन है वो क्या है, 3 किलोमीटर जो दूर है रायगंज गांव से, है ना। और यहाँ पे जो फैमिली है वो 450 है, पॉपुलेशन अराउंड 2400 है। अगर इसका बाइफर्गेशन देखोगे तो यहाँ पे कुछ ऐसी फैमिलीज है जो क्या है, अगर हम इसका है तो बाइफर्गेशन देखोगे तो यहाँ पे जो 2400 फैमिलीज है उसमें बहुत सारे ऐसे हैं जो रिच फैमिली में आते हैं, कुछ मिडिल क्लास में और कुछ लैंडलेस लेबर्स होते हैं जो कि अपनी फर्दर प्रोडक्शन के लिए जो है अपने इनकम जनरेट के लिए जो रिच फार्मर्स हैं उनकी लैंड पे जाके एक्टिविटीज करते हैं। और यहाँ का इंफ्रास्ट्रक्चर में इलेक्ट्रिसिटी अच्छी है, ट्यूबवेल्स अच्छे हैं और प्राइमरी स्कूल्स है, 1 हाई स्कूल और प्राइमरी हेल्थ सेंटर है जो कि वेल और साथ ही साथ वेल डेवलप्ड ट्रांसपोर्ट है जो कि गांव की शहर के साथ कनेक्टिविटी बनाए रखने में बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। और बात करते हैं इकोनॉमिक एक्टिविटी की, तो यहाँ पे प्राइमरली जो है फार्मिंग करी जाती है और भी बहुत सारी नॉन फार्मिंग एक्टिविटीज की जाती है जैसे आपका डेयरी फार्मिंग, ट्रांसपोर्ट सर्विस एंड शॉप्स। ठीक है, इसके बाद हम बात करते हैं सबसे पहले फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन इन पालमपुर। तो पालमपुर में कितने फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन है जो हमें पढ़ने हैं। तो पहला आपका क्या है, लैंड, जो कि एक फिक्स्ड नेचुरल रिसोर्स है फार्मिंग के लिए और नॉन फार्मिंग एक्टिविटीज के लिए। वेदर इट इज आप फार्मिंग कर रहे हो तो आपको कल्टीवेशन के लिए भी लैंड चाहिए, और वहीं अगर आप नॉन फार्मिंग एक्टिविटी कर रहे हो, वेदर आप शॉप खोल रहे हो या फिर आप स्टेशनरी शॉप खोल रहे हो या फिर ग्रोसरी शॉप खोल रहे हो, डेयरी फार्मिंग कर रहे हो, तो वहां पे आपको अपने कैटल्स को भी रखने के लिए पर्टिकुलर हाउस बनाना पड़ेगा जो कि आपको लैंड के ऊपर ही मिलने वाला है। एग्जांपल लेते हैं, मान लो आपका 200 हेक्टेयर लैंड है, फार्म लैंड, जो कि आप क्या करो पालमपुर में फार्मिंग के लिए इस्तेमाल करो। तो फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन में 4 बेसिक चीजें जो आपको पढ़नी है, लैंड, लेबर, कैपिटल और ह्यूमन कैपिटल। अब अगर हम लेबर की बात करें तो लेबर कौन होते हैं, ऐसे लोग जो आपके लैंड पे सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे हैं और लैंड पे आके वर्क कर रहे हैं, और यहाँ पे ज्यादातर वो लोग हैं जो लैंडलेस फार्मर होते हैं। ठीक है, अब बात करेंगे कैपिटल पे। तो कैपिटल आपके पास यहाँ तो आपके पास लिखा हुआ है सिर्फ और सिर्फ टूल, मशीन और जो भी चीजें लिखी हुई है, जैसे टूल लिखा है, मशीन लिखा है, बिल्डिंग यूज फॉर प्रोडक्शन। यहाँ पे कैपिटल आपको 2 हिस्सों में पढ़ना था, एक तो आपका क्या है फिक्स कैपिटल और दूसरा क्या है वर्किंग कैपिटल। ठीक है, तो फिक्स कैपिटल क्या होता है, ऐसा कैपिटल जो आप अपनी फर्दर प्रोडक्शन के लिए फ्यूचर में भी यूज कर सकते हो और करंट में भी यूज कर सकते हो। और वर्किंग कैपिटल क्या है, जो आपकी रिक्वायर्ड नीड, जो आपकी सर्टेन टाइम के लिए जो आप प्रोडक्शन कर रहे हो उसमें जो आपकी बेसिक पेमेंट्स के लिए या फिर रॉ मटेरियल परचेज के लिए, टूल्स परचेज के लिए, वहां पे जो आपको कैपिटल की रिक्वायरमेंट होती है वो किसके अंदर आता है, वर्किंग कैपिटल के अंदर आता है। फिक्स कैपिटल जो है ऐसा एसेट्स जो आपके पास अवेलेबल है मोर देन 12 मंथ्स के लिए और आपका फ्यूचर में भी आप उसका यूज कर सकते हो अपनी फार्मिंग एक्टिविटीज करने के लिए। यहाँ पे अगर हम बात करें टूल जो है आपका क्या है, अगर आप इसका 12 मंथ से ज्यादा इस्तेमाल कर रहे हो तो ये आपका क्या रहेगा फिक्स कैपिटल, और वही मान लो अगर आपने टूल्स का 12 मंथ से कम इस्तेमाल किया है तो ये आपका वर्किंग कैपिटल के अंदर कवर होगा। मशीनरीज, मशीन में यहाँ पे आपको प्लो और ट्रैक्टर जो कि आप फार्मिंग एक्टिविटीज में इस्तेमाल करते हो। और बिल्डिंग अगर आपने बनाई अपने स्टोरेज के लिए, जो भी आपने ग्रेन्स कल्टीवेट करें उसको आपने स्टोरेज के लिए। और एग्जांपल के लिए जैसे आपके पास लिखा हुआ है ट्रैक्टर, ट्यूबवेल, हार्वेस्टिंग मशीन, तो ये सारे आपके कैपिटल्स हैं। अब लास्ट में आता है ह्यूमन कैपिटल। अब ह्यूमन कैपिटल आप सेकंड चैप्टर में बहुत अच्छे से पढ़ोगे। यहाँ पे आपको ह्यूमन कैपिटल में सिर्फ इतना जानना है कि ये जितनी भी एक्टिविटीज हो रही है इसको करने के लिए आपको एक पर्टिकुलर नॉलेज चाहिए होता है, स्किल चाहिए होता है, जिसका आप यूटिलाइज करके अपने प्रोडक्शन को और अच्छे से इम्प्लीमेंट कर सकते हो। ठीक है, अब आते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक पे। ठीक है, फार्मिंग और इन पालमपुर। तो फार्मिंग इन पालमपुर में सबसे पहले आते हैं डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ लैंड, यानी लैंड का जो डिस्ट्रीब्यूशन है वो किस तरीके से हो रखा है। लार्ज फार्मर्स 2 हेक्टेयर से ज्यादा लैंड रखते हैं, और वहीं बात करें स्मॉल फार्मर्स की तो उनके पास 1 हेक्टेयर टू 2 हेक्टेयर लैंड है, और वहीं मार्जिनल फार्मर्स जिनके पास लेस देन 1 हेक्टेयर लैंड है, और कुछ जो है वो लैंडलेस फैमिलीज भी हैं जो कि रिच फार्मर्स यानी लार्ज फार्मर्स के यहाँ जाके एक्टिविटीज करती है। और अगर उनको वहां पे
डेली वेजेस पे काम मिलता है, और मान लो ऑफ सीजन में जब उनको काम करना होता है तो वो क्या करते हैं, या तो शहरों की तरफ शिफ्ट हो जाते हैं, या फिर शहरों की तरफ शिफ्ट होकर वहाँ पे फैक्ट्री में वर्क करना, या फिर डेली वेज वर्कर के फॉर्म में काम करना, वो सारी एक्टिविटीज करते हैं। ठीक है, तो लार्ज फार्मर्स, अगर मैं और अब बात करें क्रॉपिंग पैटर्न की, तो वहाँ पे 3 तरीके से क्रॉपिंग करी जाती है, तो खरीफ क्रॉप और रबी क्रॉप। खरीफ क्रॉप क्या है, जैसे आप बात करोगे ज्वार, बाजरा, मेज, राइस, इनकी फसल जो कि जनरली कब सो करी जाती है, सितंबर में, और उसका कल्टीवेशन जो है वो जनवरी, दिसंबर टू जनवरी में हो जाता है। और रबी क्रॉप जो है वो कब प्रोडक्शन होती है, इट इज बिगिनिंग ऑफ फरवरी और मार्च, और एंड कब होता है, जून और जुलाई में। ठीक है, और मल्टीपल क्रॉपिंग जो है वो हम आगे पढ़ेंगे एक्सप्लेनेशन में। और यहाँ पे आप दो चीजें, मल्टीपल क्रॉपिंग और ग्रीन रेवोल्यूशन इम्पैक्ट देख रहे हो, ये दोनों ही पार्ट है किसका, मॉडर्न फार्मिंग का। तो ये दोनों चीजें आप देख रहे हो। ठीक है, तो हम बात करते हैं मल्टीपल क्रॉपिंग और ग्रीन रेवोल्यूशन, ये दोनों ही किसका पार्ट है, मॉडर्न फार्मिंग का। ठीक है, अब मॉडर्न फार्मिंग का मतलब क्या होता है, जहाँ पे आप सेम काइंड ऑफ लैंड पे, जहाँ पे सेम काइंड ऑफ लैंड पे या फिर सेम अमाउंट या फिर सेम लैंड पे मोर देन रिक्वायर्ड प्रोडक्शन करते हैं, मोर देन एडिकेट प्रोडक्शन। तो जो भी आप प्रोडक्शन कर रहे हो अभी उस लैंड पे जितना कर रहे हो उससे ज्यादा प्रोडक्शन आप कर पाते हो कब, जब आप मॉडर्न फार्मिंग का इस्तेमाल करते हो। और मॉडर्न फार्मिंग में आपके पास मल्टीपल क्रॉपिंग और ग्रीन रेवोल्यूशन है, जिसके इम्पैक्ट से क्या है, आप देखते हो कि आपके पास आज के टाइम पे पॉपुलेशन के डिमांड्स को फुलफिल करने के लिए और नीड्स को फुलफिल करने के लिए आपको फर्दर प्रोडक्शन ज्यादा से ज्यादा करना पड़ता है। लेकिन ज्यादा प्रोडक्शन करने के लिए आपके पास लैंड तो ज्यादा नहीं है, लिमिटेड लैंड है, तो उस लिमिटेड लैंड पे ही जब आप मोर देन रिक्वायर्ड प्रोडक्शन करते हो तो वहां पे आपको कुछ टूल्स का इस्तेमाल करना पड़ता है, जो कि मॉडर्न फार्मिंग में ग्रीन रेवोल्यूशन और मल्टीपल क्रॉपिंग के नाम से देखते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे आते हैं मॉडर्न फार्मिंग एंड मल्टीपल क्रॉपिंग दोनों चीजें। देखो, द अडॉप्शन ऑफ मॉडर्न फार्मिंग मेथड्स ट्रांसफर एग्रीकल्चर प्रैक्टिस इन पालमपुर सिग्निफिकेंटली बूस्टिंग प्रोडक्टिविटी। तो सबसे पहला तो हाई यील्ड वैरायटी सीड्स। हाई यील्ड वैरायटी सीड्स कैसे सीड्स होते हैं, ऐसे सीड्स जो ट्रेडिशनल सीड्स से ज्यादा प्रोडक्शन देते हैं। अगर मैं एग्जांपल लूं, तो अगर एग्जांपल देखेंगे तो यहाँ पे, ठीक है, तो यहाँ पे अगर आप देखोगे हाई यील्ड वैरायटी सीड्स में, आप एग्जांपल लो, मान लो 1 हेक्टेयर लैंड पे पहले प्रोडक्शन जो है वो मान लो 2 टन्स का हो रहा था। ठीक है, और वही मान लो अगर आप मॉडर्न फार्मिंग का इस्तेमाल करते हो, मॉडर्न फार्मिंग मेथड का इस्तेमाल करते हो, तो फिर आप क्या कर पाओगे, 1 हेक्टेयर लैंड पे ही 3 to 5 टन्स प्रोडक्शन कर पाओगे। तो सेम अमाउंट ऑफ लैंड पे आपने क्या करा, प्रोडक्शन जो है वो इंक्रीज करा विद द हेल्प ऑफ हाई यील्ड वैरायटी सीड्स। ठीक है, अलॉन्ग विद, लेकिन हाई यील्ड वैरायटी सीड्स को इस्तेमाल करने के लिए आपको बेसिक रिक्वायरमेंट्स होती है, किन चीजों की, एक तो केमिकल फर्टिलाइजर, पेस्टिसाइड्स और सस्टेनेबल मोर ग्रेन फ्रॉम द सेम पीस ऑफ लैंड। और साथ ही साथ आपको सस्टेनेबल मोर ग्रेन चाहिए, यानी कि आपकी जो रिक्वायरमेंट है, जो आप प्रोडक्शन कर रहे हो, उसके लिए आपको इरिगेशन के लिए भी अच्छा खासा पानी चाहिए, केमिकल फर्टिलाइजर चाहिए, पेस्टिसाइड्स चाहिए, और भी बहुत सारी चीजें। दूसरा एडवांस इरिगेशन, वही आपको बताया कि इरिगेशन, वेल डेवलप इरिगेशन में प्राइमरली थ्रू इलेक्ट्रिक ट्यूबवेल्स, है ना। ऑल्दो फार्मिंग पहले के टाइम पे किस पे डिपेंड होता था, रेन वाटर पे, लेकिन आप जब भी मॉडर्न फार्मिंग का इस्तेमाल करते हो तो आप रेन वाटर पे डिपेंड नहीं रहते। क्यों? क्योंकि आपको एक्सेस वाटर चाहिए होता है, जिसके लिए आप किसका इस्तेमाल करते हो, एडवांस टेक्नोलॉजी ऑफ इरिगेशन का। तो वेल डेवलप इरिगेशन के लिए आपको सबसे पहले क्या देखना है, प्राइमरली आपको इलेक्ट्रिक ट्यूबवेल्स यूज करने हैं, या फिर अलाउ करो फार्मर को टू कल्टीवेट मल्टीपल क्रॉप थ्रू आउट द ईयर। ठीक है, मल्टीपल क्रॉपिंग क्या होता है ये आगे आने वाले स्लाइड में पढ़ने वाले। ठीक है, और इंडिपेंडेंट ऑन मानसून। अब देखो, आप बात करो मशीनरी टूल्स की, तो मशीनरी टूल्स क्या करते हैं, आपको लेबर इफेक्टिव कम बनाते हैं। अगर आप मोर देन रिक्वायर्ड टूल से ज्यादा आप इस्तेमाल करते हो, तो आप अगर मॉडर्न मशीनरीज का इस्तेमाल करो, जिसकी वजह से आप क्या करोगे, एक मिनट आगे बढ़ाना। ठीक है, तो आपका जो मशीनरी और टूल है, मॉडर्न मशीनरी जैसे ट्रैक्टर, थ्रेशर हैव रिप्लेस्ड ट्रेडिशनल मेथड्स लाइक फार्मिंग मोर एफिशिएंट एंड लेस लेबर इंटेंसिव। तो लेस लेबर इंटेंसिव यानी कि पहले आपको अगर यही चीज करनी पड़ती थी, तो आपको अगर खेत को अगर टर्निंग ऑफ सॉइल भी करना होता था, तो आज के टाइम पे ट्रैक्टर से इजीली 1 डे या फिर 6 आवर्स 4 आवर्स में हो जाता है, अगर 1 हेक्टेयर लैंड की बात करें तो। लेकिन पहले अगर जब लेबर इंटेंसिव होता था, वहां पे आपको 8-10 लेबर भी चाहिए होते थे, और उनको वो काम करने के लिए एटलीस्ट फुल डे और मोर देन 1 डे भी लग जाता था। तो उस एडवांस मशीनरी एंड टूल्स की वजह से आप क्या कर पा रहे हो, ट्रेडिशनल मेथड्स को रिप्लेस कर रहे हो, और उस जो आपका टाइमिंग है वो भी बहुत ज्यादा लेस लग रहा है कंपेरिजन टू ओल्ड और ट्रेडिशनल मेथड्स। अब इंक्रीज प्रोडक्टिविटी, तो एडवांसमेंट हैव इनेबल्ड मल्टीपल क्रॉपिंग लीडिंग टू हायर yields and increased income from farmers of Palanpur।
और वही मान लो अगर 1 हेक्टेयर लैंड पे पहले 2 टन प्रोड्यूस कर रहे थे और वही आप 1 हेक्टेयर लैंड पे मोर देन 3 और 5 टन प्रोड्यूस कर रहे हो, तो आपका जो सरप्लस है उसको आप मार्केट में सेल करके हाई प्रॉफिट अर्न कर सकते हो। ठीक है, यहाँ तो सबको क्लियर है। ठीक है, ग्रीन रेवोल्यूशन इन पालमपुर। तो देखो ग्रीन रेवोल्यूशन का एक इम्पैक्ट जो हम आगे पढ़ने वाले हैं, तो सबसे पहले वहां पे आपको क्या चाहिए, हाइल्ड वैरायटी सीड्स चाहिए, जो कि कब आया, लेट 1960s में। उसके बाद इसको इरिगेशन के लिए मल्टीपल क्रॉपिंग रिक्वायर मोर वाटर ट्यूबवेल्स इंक्रीज फ्रॉम 30 to 150। अगर हम डेटा को देखें तो पहले के टाइम पे इरिगेशन फैसिलिटीज या फिर ट्यूबवेल्स कितने हुआ करते थे, सिर्फ 30, और आज के टाइम पे कितने, 150। ठीक है, और केमिकल इनपुट्स वहां पे आपको फर्टिलाइजर, पेस्टिसाइड्स, इनको भी यूज करना पड़ता है, जो कि आपकी प्रोडक्शन को इंक्रीज करता है। और यहाँ पे आपका एग्जांपल भी है कि गोविंद पहले वीट ईल्ड यूज करता था, वीट ईल्ड पे उसको 2 टन से 5 टन पर हेक्टेयर मिल जा रहा है आफ्टर अडॉप्टिंग दिस मेथड, बट रिक्वायर मोर कैपिटल इन्वेस्टमेंट। अब मोर कैपिटल इन्वेस्टमेंट क्यों चाहिए, क्योंकि हाइल्ड वैरायटी सीड्स जो है वो ट्रेडिशनल सीड के कंपैरिजन मोर एक्सपेंसिव है। उसके बाद आपको इरिगेशन के लिए पहले मानसून पे और लिटिल बिट ट्यूबवेल्स पे डिपेंड होना पड़ता था, लेकिन अब मॉडर्न फार्मिंग मेथड में आपको इरिगेशन के लिए मोर देन रिक्वायर्ड वाटर चाहिए, जिसके लिए आपको ट्यूबवेल नेसेसरी। और केमिकल इनपुट्स अगर आप मैन्योर का यूज करते थे ट्रेडिशनल में, तो वो आपकी प्रोडक्शन इजीली हो जाती थी, लेकिन आज के टाइम पे आपको अगर HYV यानी कि हाइल्ड वैरायटी सीड्स का इस्तेमाल करना है, तो आपको केमिकल इनपुट्स बहुत ज्यादा यूज करने पड़ेंगे, जिससे उनकी क्वालिटी में दिक्कत आती है। और अगर इसका नेगेटिव इम्पैक्ट देखो तो सॉइल की जो फर्टिलिटी है वो रिड्यूस होती है, जो कि इम्पैक्ट करती है लॉन्ग रन में किसी भी फार्मर को अडॉप्ट करने के लिए HYV सीड्स प्रोडक्शन के लिए। ठीक है, यहाँ तो सबको क्लियर है, ग्रीन रेवोल्यूशन सबको समझ आ गया। ठीक है, अब बात करते हैं लेबर एंड एम्प्लॉयमेंट। लेबर एंड एम्प्लॉयमेंट का मतलब क्या, सबसे पहले बात करेंगे फार्म लेबर। फार्म लेबर बेसिकली वो लेबर है या तो स्मॉल फार्मर्स है जिनके पास खुद का बहुत कम लैंड है या फिर लैंड है ही नहीं, और लार्ज फार्मर्स क्या करते हैं, उन लेबर्स को पर डे वेजेस पे हायर करते हैं, और वो अमाउंट जो है वो 100, 150, और उससे ज्यादा भी हो सकता है। एग्जांपल है तो अगर आपने बुक में भी पढ़ा होगा तो दला और रामकली दोनों ही क्या है, सविता जी के लैंड पे काम किया करते थे। लेबर शॉर्टेज में मल्टीपल क्रॉपिंग क्रिएट्स मोर डिमांड फॉर लेबर, और लेबर मल्टीपल क्रॉपिंग में आपको ज्यादा से ज्यादा लेबर चाहिए, और डिमांड और लेबर दोनों ही चाहिए। अब क्रिएट्स मोर डिमांड फॉर लेबर क्यों, क्योंकि वहां पे उनको लेबर इंटेंसिव वर्क भी उतना ही चाहिए जितना कि मशीन इंटेंसिव वर्क चाहिए, क्योंकि वहां पे आपका ऑफ सीजन होता ही नहीं है। अगर आप जनरल फार्मिंग कर रहे हो तो वहां पे ऑफ सीजन आता है, जब आपने प्रोडक्शन कर दिया, जब आपने सोइंग कर दी, उसके बाद आप क्या कर रहे हो, उसको ग्रो को होने का टाइम दे रहे हो, उसके बाद कल्टीवेशन का टाइम आता है, फिर उसके बाद आप रेस्ट देते हो अपने सॉइल को टू रीग्रैब द नाइट्रोजन और रिक्वायर्ड मिनरल्स। ठीक है, लेकिन वहीं आप मल्टीपल क्रॉपिंग में क्या करते हो, आपका लैंड जैसे फ्री हुआ, आपने उसमें दूसरी फसल को क्या करा, सो करा, तो जैसे आप दूसरी फसल को सो करोगे तो वहां पे भी आपको रिक्वायर्ड लेबर्स चाहिए। इसी सेम तरीके से मैकेनिज्म की वजह से आप कह सकते हो कि लेबर की शॉर्टेज हो जाती है, फिर लेबर की रिक्वायरमेंट नहीं रहती है। जैसे मैंने आपको बताया कि फ्लोइंग करने के लिए हम क्या करते हैं, ट्रैक्टर्स का इस्तेमाल कर लेते हैं, और वहीं अगर फसल को काटना होता है तो किसका इस्तेमाल, थ्रेसर का इस्तेमाल कर लेते हैं, जिसकी वजह से अब थ्रेसर क्या करते हैं, जनरली आपकी फसल को काट के उसमें से जो ग्रेन्स है उसको अलग करता है, और जो वेस्ट है उसको अलग करता है। ठीक है, और माइग्रेशन, अब माइग्रेशन एक बहुत बड़ा इम्पैक्ट है किसकी वजह से, जब आप बहुत ज्यादा लेबर शॉर्टेज रखोगे तो जो रिक्वायर्ड लेबर यानी कि जो दला और रामकली जैसे लेबर है, उनको अगर रिक्वायरमेंट के हिसाब से जॉब नहीं मिलेगी या फिर रिक्वायरमेंट के हिसाब से काम नहीं मिलेगा, तो वो क्या करेंगे, शिफ्ट हो जाएंगे वर्क के लिए फ्रॉम वन प्लेस टू द अनदर प्लेस। जैसे सीजनल माइग्रेशन टू पंजाब फॉर्म, तो क्या करते हैं, फिर उसके बाद ईंट की भट्टी में जाके डेली वेजेस के तरह, डेली वेजेस पे डिपेंड होकर काम करते हैं। ठीक है, अब थोड़ा सा आते हैं अपने लास्ट नहीं लेकिन इंपॉर्टेंट टॉपिक पे, 3 मार्क्स का या फिर 2 मार्क्स का एक क्वेश्चन आपके एग्जाम में मल्टीपल क्रॉपिंग का जरूर आता है। मल्टीपल क्रॉपिंग जनरली होता क्या है, जब आप एक ही पर्टिकुलर लैंड पे एक साल में एक से ज्यादा फसल उगाते हो। जनरली यहाँ पे हमने डेफिनेशन भी लिखा है कि कल्टीवेशन ऑफ डिफरेंट टाइप्स ऑफ क्रॉप इन द सेम पीस ऑफ लैंड एट सेम और डिफरेंट टाइम इज नोन एज मल्टीपल क्रॉपिंग, यानी कि आप एक अलग अलग टाइप ऑफ क्रॉप्स एक ही पीस ऑफ लैंड पे पर्टिकुलर ईयर में उगा रहे हो तो उसको हम क्या बोलते हैं, मल्टीपल क्रॉपिंग बोलते हैं। ठीक है, देखो अगर मैं इस एग्जाम्पल को यहाँ पे तुम्हें नरेट भी करके दिखाऊं, तो देखो यहाँ पे एग्जाम्पल में ज्वार है और बाजरा है, वो कब कब ग्रो कर रहे हैं, वो रेनी सीजन में। वहीं बात करें पोटैटो की, तो वो कब उग रहा है, अक्टूबर से लेके दिसंबर में। वहीं बीट की बात करें तो वो ड्यूरिंग विंटर सीजन। तो पूरे एक सीजन में उन्होंने कितनी क्रॉप्स को ग्रो करा है, 3 क्रॉप्स को कल्टीवेट करा है। तो यहाँ पे क्या हुआ कि एक ही ईयर में उन्होंने मोर देन 1 और 2 क्रॉप्स का प्रोडक्शन करा है, मोर देन 1 और 2 क्रॉप्स प्रोडक्शन हुआ है। ठीक है, तो आपका मल्टीपल क्रॉपिंग भी खत्म होता है। अब बात करते हैं कैपिटल फॉर्मेशन इन पालनपुर। तो किस तरीके से कैपिटल बांटा गया, यानी कि फिजिकल कैपिटल फॉर्मेशन और ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन, यानी जो भी पैसा है वो किस तरीके से कहाँ कहाँ इन्वेस्ट करा गया पालनपुर में। ठीक है, तो ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन और
फिजिकल कैपिटल फॉर्मेशन तो इंक्रीज फ्रॉम 1960 टू टुडे। तो आज के टाइम पे देखें तो ट्यूबवेल पहले 30 हुआ करते थे, आज 150 है। वही ट्रैक्टर की बात करें तो पहले 0 था, अब 19। शॉप्स पहले बहुत कम हुआ करती थी, लेकिन आजकल गांव भी जाके देखोगे तो हर गली में, हर कस्बे में एक दुकान तो आपको देखने को मिल ही जाती है। और मिल्स का मतलब क्या है, जहाँ पे आप क्या करते हो, ग्रेन्स को फ्लावर्स में कन्वर्ट कराते हो, चाहे वो आपका बीट हो और ज्वार हो, बाजरा हो, ठीक है। तो एग्जांपल जैसे मिश्री लाल ने बैंक से लोन लिया 5 लाख का और सेटअप टू फ्लावर मिल एम्प्लॉइंग 8 पीपल। तो उन्होंने क्या करा, यहाँ पे लोन लेके अपना फ्लोर मिल सेटअप करा और 8 लोगों को रोजगार भी दिया। तो उन्होंने अपने कैपिटल का यूटिलाइजेशन करा, जहाँ पे उन्होंने रिक्वायरमेंट जो जॉब की थी लोगों की, उसको भी थोड़ा बहुत फिलफिल करा और अपनी जो कैपिटल है उसको इंट्रोड्यूस करके अपनी डेली अर्निंग्स को भी यहाँ पे गेन करने की बात करिए। और ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन में किसी भी ह्यूमन को कैपिटल बनाने के लिए हमें 3 चीजें बेसिक रिक्वायर्ड होती है। क्या क्या? एक तो आपका एजुकेशन, दूसरा आपका स्किल और तीसरा हेल्थ। हेल्थ यहाँ पे नहीं है, लेकिन हेल्थ हम सेकंड चैप्टर में पढ़ेंगे कि किसी भी ह्यूमन को कैपिटल कैसे फॉर्म करा जाता है, ठीक है। तो जैसे सविता ने अपने बच्चों को हाई स्कूल में पढ़ाया और उसने मॉडर्न फार्मिंग मेथड्स के बारे में उनके बच्चों ने जाना, तो फिर उन्होंने मॉडर्न फार्मिंग मेथड का इस्तेमाल करके अपनी प्रोडक्शन को बढ़ाया, और जैसे उन्होंने अपनी प्रोडक्शन को बढ़ाया तो उनकी जो इनकम है वो पहले के कंपैरिजन में इंप्रूव हुई और उससे उनका लाइफस्टाइल भी चेंज हुआ, ठीक है। अब तक तो हमने जितनी बात करी वो सारी किस पे करी, फार्मिंग एक्टिविटीज पे करी, कि पालमपुर के लोग जो फार्मिंग एक्टिविटी पे डिपेंड कर रहे हैं, कैसे उन्होंने चेंज करा कि ट्रेडिशनल मेथड से मॉडर्न फार्मिंग मेथड पे आए, ठीक है। फिर उसके बाद उनका कैपिटल फॉर्मेशन हुआ, जो कि उनका फिजिकल हो या फिर ह्यूमन कैपिटल। अब बात करते हैं नॉन फार्मिंग एक्टिविटी पे, जो कि पालमपुर के लोग किया करते थे। 3 तरीके की बेसिकली वो नॉन फार्मिंग एक्टिविटी यहाँ पे कर रहे हैं। एक तो स्मॉल स्केल मैन्युफैक्चरिंग, ठीक है, दूसरा ट्रांसपोर्ट सर्विस और तीसरा शॉप ट्रेड। अब शॉप ट्रेड में सबसे पहले बात करें स्मॉल स्केल मैन्युफैक्चरिंग में। स्मॉल स्केल मैन्युफैक्चरिंग में क्या है, डेयरी में सिर्फ और सिर्फ कितनी फैमिलीज इन्वॉल्व है, 30 फैमिलीज है, ठीक है। अब मिश्री राज फ्लोर मिल उसने खोला और करीम ने भी क्या करा, ऑयल मिल खोला। तो यहाँ उन्होंने क्या करा, स्मॉल स्केल मैन्युफैक्चरिंग लगाई है, यानी कि उन्होंने यहाँ पे क्या करा, प्रोसेस करा है, रॉ मटेरियल को किसमें कन्वर्ट कर रहे हैं, वो फिनिश गुड्स में कन्वर्ट करें, जो कि आप डायरेक्टली कंज्यूमेबल कर सकते हो। वही बात करते हो ट्रांसपोर्ट सर्विस की, तो ट्रांसपोर्ट सर्विस में देखोगे तो किशोर ने क्या करा, ट्रांसपोर्ट सर्विस लॉन्च करी, जिसमें कि वो क्या करता है, लैंड से जो भी फॉर्म कल्टीवेशन लैंड है वहां से ग्रेन्स को लाता है, फिर उसको वो कहाँ ले जाता है, गोडाउन्स में, और गोडाउन से फिर रिटेलर्स, और फिर रिटेलर्स उसको क्या करते हैं, छोटे छोटे हिस्सों में कंज्यूमर्स को बेच दिया करते हैं। और वही बात करें करेक्शन टू नियर बाय टाउन, और अगर ट्रांसपोर्ट अच्छा रहेगा तो लोगों की जो कनेक्टिविटी है टाउन से वो बनी रहेगी, और वो अपनी जो रिक्वायरमेंट्स है, जो भी उनके पास, जो भी नया सीख सकते हैं टाउन से, तो वो अगर कनेक्टिविटी रहेगी तो वहां से वो जुड़े रहेंगे और उनको बेसिक जो भी रिक्वायरमेंट्स है वो भी उनकी फुलफिल हो जाती है, टाउन में जाके सारी चीजें अवेलेबल मिल जाती है। शॉप एंड ट्रेड, बहुत सारे लोग जो है वो टाउन्स वाले इलाकों से जाके रॉ फिनिश गुड्स खरीद के लाते हैं और अपने गांव में छोटी छोटी दुकानों में रखते हैं, जिससे कि गांव के लोगों को ज्यादा दूर ना जाना पड़े, जो उनकी रिक्वायरमेंट है वो पर्टिकुलर उनके गांव में ही फुलफिल हो जाए। स्मॉल ट्रेडर्स और एग्रीकल्चर ट्रेडर्स, स्मॉल ट्रेडर्स में वही आते हैं जो अपने सामान को बाजारों से खरीद के लाते हैं और लोगों को बेच देते हैं। और एग्रीकल्चर ट्रेडर्स कौन है, जो अपनी खेत, जो उन्होंने फसल उगाई थी कल्टीवेशन करके, तो जो उनकी रिक्वायर्ड अमाउंट ऑफ कल्टीवेशन जो उनको खुद के कंजम्पशन के लिए चाहिए उसको रखते हैं, और थोड़ा अगर उनको लगता है कि हमें होलसेल में नहीं बेचना, दैट वी हैव नॉट दैट मच प्रोडक्शन हमने करा है, तो उस प्रोडक्शन को क्या करते हैं, अपने रिक्वायर्ड रखते हैं और फिर उनको छोटे छोटे हिस्से में अपने ही गांव में लोगों को बेच दिया करते हैं, ठीक है। जैसे आप एग्जांपल भी देख रहे हो कि करीम फैमिली जो है वो 25,000 जो है ऑयल मिल से जनरेट करे, और वहां पर उन्होंने 12 लोगों को रोजगार भी प्रोवाइड कर रखा है, ठीक है। अब यहाँ पे हम देखेंगे, एक मिनट, ठीक है। ठीक है, तो इकोनॉमिक चेंजेस इन पालमपुर, तो पहले लैंडलेसनेस था, अंडर एम्प्लॉयमेंट था, डेथ था और लैक ऑफ नॉन फार्म जॉब्स था। तो एग्जांपल देखो तो वर्किंग हार्ड, द लास्ट फैमिली रिमेन इन पॉवर्टी एज दे हैव नो लैंड एंड लिमिटेड अनएम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज। तो यहाँ पे नो लैंड होने की वजह से वो अभी भी क्या कर रहे थे, पॉवर्टी में ही सस्टेन है, और उनके पास लिमिटेड एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी थी। तो उन्होंने क्या करा, लोन लिया 10,000 का फ्रॉम द लैंडलॉर्ड, 24% इंटरेस्ट फॉर अ फैमिली वेडिंग, ठीक है। लेकिन वो बाद में क्या रहेगा, डेथ के चक्कर में ही फंसे रहेगा। तो यहाँ पे अगर देखोगे तो लैंडलेसनेस, यहाँ पे सिर्फ ये बताया जा रहा है कि नंबर ऑफ फैमिलीज जो है ना, यहाँ पे आप देखोगे तो जो नंबर ऑफ फैमिलीज है उसमें कितने लोग तो क्या लैंडलेसनेस है, ठीक है, यानी कि उनके पास लैंड है ही नहीं, और कुछ जो है वो अंडर एम्प्लॉयड है, और कुछ जो है डेट पे, और कुछ लैक ऑफ नॉन फार्म जॉब्स, ठीक है। तो यहाँ पे आपको चारों चीजें देखने को मिलेगी, जो कि लैंडलेसनेस भी आता है, अंडर एम्प्लॉयमेंट, डेट और लैक ऑफ नॉन फार्म जॉब्स, ठीक है। ये आप ग्राफ से समझ सकते हो कि वहाँ के लोग जो है उनमें फैमिलीज को कैसे डिस्टिंग्विश कराया गया, कि बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनके पास जमीन नहीं है, बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनको एम्प्लॉयमेंट की रिक्वायरमेंट है लेकिन उन्हें एम्प्लॉयमेंट मिल नहीं रही, और कई ऐसे हैं जिनको डेट की, जो बहुत ज्यादा डेथ में है, यानी कि बहुत ज्यादा कर्ज में, और लैक ऑफ नॉन फार्म जॉब्स, और बहुत सारे ऐसे लोग हैं नॉन फार्म जॉब्स की वजह से अनएम्प्लॉयड
रह जाता है, क्योंकि आपको जो फार्म जॉब से वो लिमिटेड अपॉर्चुनिटीज ही मिलती है, क्योंकि वहाँ पे रिक्वायर्ड लेबर्स या तो वो फार्म लैंड ओनर खुद होता है या फिर उसने हायर भी करा होता है, तो वो अमाउंट ऑफ लेबर्स जो आपके पास अवेलेबल है और जितनी रिक्वायर्ड है उसका बहुत बड़ा डिफरेंस होता है, जिसकी वजह से आपको देखने को मिलता है कि नॉन फार्म जॉब्स जो है वो बहुत कम मिलती है। ठीक है, अब पूरे चैप्टर से हमने क्या क्या चीजें समझी है इसका ओवरव्यू देखेंगे। मतलब आपका कंक्लूजन, पूरे चैप्टर में आपने 4 चीजें पढ़ी है ना, मतलब 4 इंपॉर्टेंट चीजें पढ़ी जो आपके एग्जाम के लिए रेलिवेंट रहने वाली है। ठीक है, और उसको हम समझेंगे। सबसे पहले आपका ऑर्गेनाइजेशन ऑफ प्रोडक्शन। ठीक है, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ प्रोडक्शन में क्या आता है, फार्मिंग रिक्वायर्स कोऑर्डिनेशन ऑफ लैंड, लेबर एंड कैपिटल एंड एंटरप्राइज। यहाँ पे जो एंटरप्राइज का मतलब है किसकी बात हो रही है यहाँ पे, ह्यूमन कैपिटल की, यानी कि वो अपने स्किल्स का इस्तेमाल करके क्या कर सके, इन तीनों चीजों को एलोकेट करके इनकम जनरेट कर सके। दूसरा, फार्म एंड नॉन फार्म एक्टिविटीज, यानी कि जो रूरल की इकोनॉमी है वो डिपेंड करती है किस पे, एग्रीकल्चर एक्टिविटी और नॉन एग्रीकल्चर एक्टिविटी दोनों पे ही डिपेंड करती है। एग्रीकल्चर एक्टिविटी हमने क्या देखा था, जनरली यहाँ पे एक ही चीज है, क्या, कल्टीवेशन ऑफ ग्रेन्स या फिर कह सकते हो फार्मिंग, है ना, कल्टीवेशन ऑफ ग्रेन्स या फिर फार्मिंग। ठीक, और दूसरा नॉन एग्रीकल्चर एक्टिविटी में हमने 3 चीजें देखी थी, क्या क्या, एक तो आपका स्मॉल स्केल इंडस्ट्री, दूसरा क्या देखा था, बताओ बताओ, डेयरी, ठीक है, और लास्ट हमने क्या देखा था, क्या देखा था, चेक करते हैं इसको, हाँ, स्मॉल स्केल इंडस्ट्री में ना, यहाँ पे आप फ्लोर मिल, ये सारी एक्टिविटीज जो है उन्होंने खोली थी, या फिर ट्रांसपोर्ट की एक्टिविटी भी देख सकते हो जो उन्होंने करी है। ठीक है, ट्रांसपोर्ट एक्टिविटीज और बहुत सारी, और ये सब किसके अंदर आता है, नॉन एग्रीकल्चर एक्टिविटीज, यानी कि नॉन फार्म एक्टिविटीज में हमने ये सारी चीजें पढ़ी है। ठीक है, उसके बाद लास्ट थर्ड क्या आपका, इनइक्वालिटी। इनइक्वालिटी मतलब क्या है कि वहाँ पे एक तो लैंड का डिस्ट्रीब्यूशन था, देखो यहाँ पर समझते हैं, ये तो लैंड का डिस्ट्रीब्यूशन था, कईयों के पास तो बहुत ज्यादा अमाउंट ऑफ लैंड था, यानी कि 2 हेक्टेयर से ज्यादा, है ना, जो कि शायद 15 फैमिलीज के पास था, है ना। फिर उसके बाद बात करें 1 to 2 हेक्टेयर लैंड जो है वो कुछ फैमिलीज के पास था, और फिर कुछ ऐसी फैमिलीज थी जिनके पास लेस देन 1 हेक्टेयर, लेस देन 1 हेक्टेयर लैंड था, और कुछ तो ऐसे थे जो बिल्कुल लैंडलेस थे। ठीक है, तो ये उनका अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ लैंड था, और साथ ही साथ रिसोर्सेज क्रिएट इकोनॉमिक डिस्पैरिटीज। और अगर आपके पास अनडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ लैंड है पालमपुर जैसी जगहों पे, तो वहां पे आप क्या देखोगे कि आपके जो रिसोर्सेज है वो उतने ज्यादा डेवलप नहीं होंगे, क्यों, क्योंकि आप नॉन फार्म एक्टिविटीज पे डिपेंड कर रहे हो, और साथ ही साथ आप फार्म लेबर्स की तरह काम करते हो, जो प्रोडक्शन है उसमें आपका कोई भी रोल नहीं होने वाला, आपको सिर्फ और सिर्फ आपका डेली का विजिट मिलेगा, और जो भी इनकम होगी वो आप किसकी होगी, लैंड ओनर्स की होने वाली है। और लास्ट जो हमारा है वो क्या है, डेवलपमेंट चैलेंजेस, यानी कि लिमिटेड कैपिटल, अंडर एम्प्लॉयमेंट एंड लैक ऑफ ऑल्टरनेटिव अपॉर्चुनिटीज फॉर हिंडर ग्रोथ। तो जो भी आपका लिमिटेड कैपिटल है, यानी कि जिसके पास बहुत ऐसे कम लोग हैं जो प्रोडक्शन करने के लिए भी कैपिटल उनके चाहिए होता है, लेकिन वो कैपिटल उनके पास रिक्वायरमेंट से बहुत ज्यादा कम रहता है। और अंडर एम्प्लॉयमेंट का मतलब क्या है कि दैट जितनी इंप्लॉयमेंट मिलनी चाहिए उतनी मिलती नहीं है, क्यों, तो मान लो आपकी लैंड की रिक्वायरमेंट ही कितनी है, 4 लोगों की है ना, आप 4 लेबर तो रख लोगे, लेकिन बाकी बचे हुए जो अनएम्प्लॉयड लोग हैं, तो वो तो सब किसके ऊपर डिपेंड रहेंगे, नॉन फार्मिंग एक्टिविटीज पे, या फिर नॉन फार्म लेबर्स के रूप में, जैसे कि कंस्ट्रक्शन वर्कर के काम में, और या फिर हॉकर वेंडर्स बनने में मजबूर हो जाता है। और लास्ट में लैक ऑफ अल्टरनेट अपॉर्चुनिटीज हिंडर ग्रोथ। अब मान लो अगर आपको इन 4 को भी, मान लो ऑफ सीजन तो जॉब नहीं मिलेगी ना, ऑफ सीजन अगर वहां पे कल्टीवेशन हो ही नहीं रहा है, तो इनको भी क्या करना पड़ेगा, अल्टरनेटिव अपॉर्चुनिटीज ढूंढना उतना ही मुश्किल है जितना कि एक सीजन के टाइम पे दूसरे एम्प्लॉयज को ढूंढना मुश्किल था। ठीक है, दैट्स हाउ आपका चैप्टर कंप्लीट होगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय बाय।